नमस्कार। स्वागत है आप सबका टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में। मित्रों, हम लोग बहुत कम ऐसा समय होता है जब लाइव आ पाते हैं और पब्लिक क्लास में कुछ पढ़ना पढ़ाना हो जाता है। टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, यूजीसी नेट की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, अब विभिन्न राज्यों में टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो भाषा विज्ञान आपके यहाँ एक महत्वपूर्ण अंश है जिसको हमें पढ़ना है। भाषा विज्ञान पढ़ते समय बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ हमारा जो दिमाग है वो नहीं जा पाता है और कई ऐसे प्रश्न हैं जो आने के बाद आपको विस्मित से कर देते हैं। ऐसा लगता है कि अरे मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, सब भूल गया। काफी अच्छे प्रश्न आ जाते हैं। आज इसी प्रक्रिया में कुछ प्रश्नों को मैं बताऊंगा आपको और उसके बाद फिर शुरू करूंगा भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान मैं बहुत मन से पढ़ाता हूं और भाषा विज्ञान को इस तरह से पढ़ाता हूं कि फिर आपको क्लास में ही सब कुछ याद हो जाए, मतलब उसके बाद आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत न बचे, इतना मैं प्रयास करता हूं भाषा विज्ञान को पढ़ाते समय। तो चलिए, आज हम लोग भाषा विज्ञान को इसी तरह से पढ़ने का प्रयास करेंगे कि आज जो भी पढ़ें वो हमेशा के लिए याद भी हो जाए। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आप सब टीचर्स एकेडमी से जुड़ना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बैच से या जीआईसी बैच से या नए बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो आप एक काम कर लीजिए, केवल हमको व्हाट्सएप कर लीजिए 96 28 95 92 37 पर। चाहे आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो या जेआरएफ के लिए आप लगे हुए हो, यूपी में टीजीटी पीजीटी के लिए आप लगे हो, या तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लगे हो, सबके लिए अगर आप चाहते हैं तैयारी शुरू करना तो आपको एक बेहतर अवसर यहां से मिलेगा। मैं आपको केवल इतना कहूंगा कि जब तक आप यहां पढ़िए, लगातार लगातार आप बने रहिएगा, क्योंकि बीच में आप छोड़ेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण चीजें आपसे छूट जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ प्रश्न पहले आपके लिए छोड़ूंगा। हिंदी और संस्कृत दोनों माता और पुत्री के जैसे हैं। जब हम हिंदी पढ़ते हैं तो संस्कृत को भूल जाते हैं, संस्कृत को छोड़ देते हैं, लेकिन जब भाषा विज्ञान आप पढ़ेंगे तो बिना संस्कृत को लिए हुए, बिना संस्कृत को ग्रहण किए हुए भाषा विज्ञान को आप अच्छे से नहीं पढ़ सकते हैं। तो मेरा आपसे यही कहना है कि भाषा विज्ञान को पढ़ते समय आप इस बात का बखूबी ध्यान रखें कि हमें संस्कृत भी अच्छे से समझ में आनी चाहिए भाषा के स्तर। कुछ प्रश्न आप सबसे पहले पूछूंगा और उसके बाद फिर आगे बढ़ूंगा, और इन प्रश्नों के जवाब आपको इस पूरी क्लास में ही मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे उपध्यमानीय वर्ण, उपध्यमानीय वर्ण कौन से हैं और इनकी संख्या कितनी होती है। दूसरा, जिह्वा मूलीय वर्ण कितने होते हैं, इनकी संख्या, और इसे कहते क्या हैं, ठीक है। इसी तरीके से दुह स्पृष्ट वर्ण कौन से हैं। बहुत सारे नए नए वर्णमाला में सवाल, बहुत नई नई चीजें आजकल पूछी जा रही हैं परीक्षाओं में, और अगर हम पहले से सावधान नहीं रहेंगे तो स्वाभाविक है कि बहुत समस्याएं हमारे सामने एकाएक आ जाएंगी। तो ये कुछ नई चीजें हैं जो आजकल ट्रेंड में हैं, जो पूछी जा रही हैं हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत, हिंदी भाषा विज्ञान के अंतर्गत। तो ये प्रश्न हमें मालूम होने चाहिए, ठीक है। इसी के साथ साथ यम वर्ण, यम वर्ण किसे कहते हैं और यम वर्णों की संख्या कितनी है। अब ये
दूसरा प्रश्न यहां बनता है, संस्कृत वर्णमाला और हिंदी वर्णमाला दोनों वर्णमालाओं का तुलनात्मक रूप से अध्ययन आपको मालूम होना चाहिए। तो यहां पर री वर्ण और इस री और इस री में क्या अंतर है, यह भी काफी महत्वपूर्ण तरीके का प्रश्न है जब हम भाषा विज्ञान की शुरुआत करते हैं। साथ ही साथ यहां पर एक और वर्ण की चर्चा मैं आपसे करूंगा, ओम वर्ण। ओम किस तरह का वर्ण है, क्या ये स्वर है या व्यंजन है, और इसको हम स्वर और व्यंजन दोनों के अंतर्गत रखते हैं। भाषा विज्ञान में इसकी क्या महत्व है, क्या इसकी गिनती या क्या इसकी गणना की जाती है या नहीं की जाती है। ठीक है, तो ओम भी इसी तरह का एक वर्ण है। इसी के साथ साथ हम एक और वर्ण की चर्चा करेंगे, इस री की चर्चा और इस री की चर्चा। यह दो तरह का री आपके यहां देखने के लिए मिलता है, तो यह री और यह री, इनमें क्या अंतर है, क्या साम्यता है, यह भी हमको इसी के अंतर्गत समझना है, पढ़ना है। एक नए वर्ण की चर्चा होती है, ये जिसके ऊपर बिंदी नहीं होती है, केवल अ होता है। और यह वर्ण हिंदी वर्णमाला में किस प्रकार से आता है, किस भाषा से आता है, और इसका प्रयोग कब किया जाता है, साथ ही साथ इसका उच्चारण किस स्वर के जैसे होता है। तो हिंदी में एक स्वर है जहां पर उसका पूरा प्रयोग नहीं किया जाता, उसके आधे के बराबर जब प्रयोग करना होता है तब इस स्वर का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे कभी कहते हैं ना कि यार अरे इस स्वर का प्रयोग तो नहीं हो पाएगा, इसका तो प्रयोग नहीं बैठ पा रहा है, ऐसा करते हैं कि इसका जो आधा वाला है वो प्रयोग में कर लेते हैं। तो अगर आधा उच्चारण होता है उस स्वर का, तो उस स्वर के आधे उच्चारण के लिए इस वर्ण का प्रयोग हिंदी वर्णमाला में किया जाता है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको एकदम से जाननी चाहिए, क्योंकि यहां से प्रश्न आपके यहां पूछे ही पूछे जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो आप लोग एकदम तैयार होंगे। साथ ही साथ उच्चारण स्थान से संबंधित कुछ नई नई चीजें हमेशा परीक्षा में एक्सपेरिमेंट के तौर पर पूछी जाती रहती हैं। उच्चारण के तौर पर पूछ सकता है कि इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान उरस है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि संस्कृत और हिंदी दोनों चीजें आपको वर्णमाला और भाषा विज्ञान में मालूम नहीं है तो बड़ी समस्या है, और कुछ चीजों में तो आपको अंग्रेजी भी थोड़ी बहुत मालूम होनी चाहिए। तो इनमें से किस वर्ण का उच्चारण उरस से होता है, किस वर्ण का उच्चारण सिरस से होता है, ध्यान रखिएगा। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, किस वर्ण का उच्चारण सिरस से होता है। आप लोग कहेंगे सर ये किस दुनिया की नई नई चीजें बता रहे हैं। मैंने ही ऑनलाइन दुनिया में आकर सबसे पहले ओम स्वर के विषय में आपसे चर्चा किया था, और मैंने ही आकर उपमध्यमानीय और जिह्वा मूलीय की चर्चा किया था, और मैंने ही पहली बार आकर आपसे यम वर्णों की चर्चा किया था, और ये सब परीक्षा में पूछे गए, ये सारे की सारी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो उरस, इनमें से किस वर्ण का उच्चारण उरस से होता है, इनमें से किस वर्ण का उच्चारण जो है वो शिरस से होता है, और इस तरह से कुछ उच्चारण स्थान आपको अलग से नए तरह के उच्चारण स्थान है जो संस्कृत के आधार पर आपको देखने पड़ेंगे। देखिए जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आ रही है वैसे वैसे आप थोड़ा सा टेंशन में आ रहे हैं, स्वाभाविक है, प्रेशर में रहिए लेकिन पढ़ाई करते रहिए। यहां पर कुछ चीजें और आपसे पूछी जा सकती हैं। हिंदी वर्णमाला और भाषा विज्ञान में कुछ प्रतीक बहुत ज्यादा चर्चित होते हैं, उन प्रतीकों के विषय में भी पूछा जा सकता है। एक प्रतीक इस तरह से और ठीक उसी के नीचे एक प्रतीक इस तरह से। हिंदी वर्णमाला में यह किस चिन्ह का प्रयोग है, किस प्रतीक का प्रयोग है, किस वर्ण के लिए, किस उच्चारण के लिए इस प्रतीक का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर ध्यान से समझनी है और पढ़नी है। ठीक है, चलिए, तो ये सारे प्रश्नों के जवाब आपको इस क्लास में मिलेंगे। तो अगर आप लगातार पूरा ध्यान से पढ़ेंगे तो ये सारे के सारे प्रश्न, उरस क्या है, सिरस क्या है, यह स्वर वर्ण, द्विस्पृष्ट क्या है, यम वर्ण क्या है,
री और री में क्या भिन्नता है, दुष्पिष्ट वर्ण कौन से हैं, उपमध्यमानी और जिह्वा मूलीय वर्ण कौन से हैं, ये सारी चीजें आपको यहां पर मिलती रहेंगी। तो चलिए देखते हैं भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान में सबसे पहले एक शब्द आ रहा है भाषा। तो भाषा शब्द के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी तो हमें होनी ही चाहिए कि भाषा शब्द की व्युत्पत्ति हुई है या उत्पत्ति हुई है। मुझे आप सब बताएंगे कमेंट करके कि भाषा शब्द की व्युत्पत्ति हुई है या उत्पत्ति हुई है। फटाफट आप लोग कमेंट करके मुझे पहले बता दीजिए। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति हुई है या उत्पत्ति हुई है। देखिए जितना आप लोग कमेंट करेंगे मतलब दो तरफा संवाद जितना होगा उतना ज्यादा संभावनाएं होंगी कि बढ़िया चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो यहां पर कुछ लोग उत्पत्ति कह रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं व्युत्पत्ति। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि भैया व्युत्पत्ति होती है या उत्पत्ति होती है। ठीक है, यहां पर सबसे पहला मामला है व्युत्पत्ति का। व्युत्पत्ति का मतलब यह होता है कि जो स्वयं से उत्पन्न हो जाता है वह तो उत्पत्ति है, लेकिन जो किसी के सहयोग से जन्म लेता है उसको क्या कहते हैं, व्युत्पत्ति कहते हैं। एक क्रमिक विकास जो होता है, किसी की सहायता से जो क्रमिक विकास होता है, और सहायता से क्रमिक विकास किसका होता है, शब्दों का होता है। तो शब्दों का जो क्रमिक विकास है वो क्या कहलाता है, व्युत्पत्ति कहलाता है। और इस अर्थ में भाषा शब्द की जो है वह व्युत्पत्ति हुई है। और कहां से हुई है, भाष धातु से हुई है। भाष धातु से हुई है। ठीक है, संस्कृत में क्रिया को धातु कहते हैं, तो जो भाष धातु है उसी से भाषा शब्द की व्युत्पत्ति हुई। जबकि परिभाषा के तौर पर अगर देखें, भाष धातु है। अब भाष धातु में हम कुछ ना कुछ जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, अप्रत्यय को जोड़ेंगे, और अप्रत्यय जैसे ही जुड़ जाएगा वैसे शब्द बन जाएगा भाषा। ठीक है, अब दूसरे स्टेप पे चलते हैं। भाषा शब्द की तो हम जान गए, लेकिन भाषा कहते किसे हैं। तो भाषा की सबसे आसान परिभाषा होती है कि अपने विचारों को आदान प्रदान करने का जो माध्यम है वह भाषा है। बहुत आसान सी परिभाषा है कि अपने विचारों को आदान प्रदान करने का जो माध्यम है उसको हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। और हम अपने विचारों को किस तरीके से आदान प्रदान कर सकते हैं, यह समझने वाली एक बात है। तो यहां पर पाणिनि ने एक परिभाषा दिया, व्यक्त वाचाम। व्यक्त वाचाम पाणिनि ने। यही है, सही लिखा है। ठीक है, व्यक्त वाचाम कहा उन्होंने, किसने, पाणिनि ने। और इसका अर्थ उन्होंने क्या बताया, इसका अर्थ उन्होंने बताया स्पष्ट वाणी। हम अपने विचारों को किसी न किसी माध्यम से किसी तक पहुंचा देते हैं, वो भाषा है। हम आपसे एक बहुत प्यारी चीज आज पूछने जा रहे हैं, मेरे सभी भाई बहन बंधु युवा हैं।
हमेशा से चर्चा में, सदियों से इस धरती के जन्म लेने के साथ स्त्रियां चर्चे में रही हैं। स्त्रियों की दो चीज जिसे सबसे अधिक पुरुष पसंद करते हैं। ऐप में कोई दिक्कत है, व्हाट्सएप कर दीजिए, प्रॉब्लम सही हो जाएगी। जो EMI के फोन से हैं उसमें थोड़ी सी दिक्कत चल रही है कृष्णा जी, ठीक हो जाएगा 2 दिन में। आप लोग बताइए, अगर किसी स्त्री कि दो चीजें आपको चुनना हो जो सबसे आपको पसंद करने वाली हैं, जिससे आप सबसे ज्यादा खुश रहेंगे या उनकी वजह से आप आकर्षित होते हैं, वो क्या चीजें हैं? दो चीजें बताइए। देखते हैं, बीबी गऊ हो बोली, ऋचा कह रही है मौन। चलिए और बताइए फटाफट। वाणी, और बताइए। वाणी और चेहरा ना, मुस्कुराहट, थोड़ा सा आसपास पहुंच रहे हैं ऋषु जी, लेकिन सही नहीं बता रहे हैं अभी। और बताइए, ट्राई करिए फटाफट। चलिए मैं बताता हूं। किसी स्त्री की पहचान या वो आपको आकर्षित कब करती है, दो आधारों पर। एक तो उसकी आंखें और दूसरी उसकी हया। उसके सौंदर्य का सबसे बड़ा दो कारण अगर देखा जाए तो केवल दो है, एक तो उसकी आंखें और दूसरी उसकी हया। इसीलिए बिहारी जी कहते हैं, क्या कहते हैं, भरे भवन में करत है नैनन ही 100 बात। आंखों से बात कर रही है। इसीलिए विद्यापति कहते हैं, खने खने नयन कौन अनुसरई। आंखों की भाषा। और दूसरा है हया, तो उसने आंखों से इस तरह से देखते हुए धीरे से आंखें अपनी झुकाई और थोड़ा सा लज्जा आ गई। तो लज्जा उसकी जैसे आ गई और धीरे से आंखों के उसने आपकी तरफ ऐसे देखा और मुस्कुरा के थोड़ा सा ऐसा लगा कि शर्मा गई। फिर आपको लगेगा अरे वाह कितनी संस्कारी बिटिया है। तो कहने का तात्पर्य है कि आंखें जो होती हैं, मैं आंखों की तरफ जा रहा था, कि आंखें भी बात करती हैं। मतलब ये आवश्यक नहीं है कि भाषा के लिए बोलना जरूरी हो, भाषा के लिए बोलना जरूरी नहीं होता। तो भाषा के कई आधार हो जाते हैं, लेकिन यहां पर पाणिनि जी ने कहा व्यक्त वाचाम, स्पष्ट वाणी को उन्होंने भाषा कहा। जब हम किसी परिभाषा को गढ़ते हैं, आज पहली क्लास है, मजे से पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद थोड़ा स्पीड से पढ़ाऊंगा। दरअसल जब हम परिभाषा बनाते हैं तो परिभाषाओं में कई दोष होते हैं। जैसे मुझसे किसी ने पूछा कि गुरुजी ये बताइए कि गाय किसे कहते हैं, तो जवाब आया कि गाय उसे कहते हैं जो काले रंग की हो। तो इस परिभाषा में दोष है। क्या दोष है कि भैया अब काले रंग की भैंस भी गाय हो गई, काले रंग का घोड़ा भी गाय हो गया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है मैं थोड़ा और परिवर्तन करता हूं। तो उन्होंने परिवर्तन किया कि वह जिसके 4 पैर हो, एक पूंछ हो, 2 सींग हो, उसको गाय कहते हैं। यह भी परिभाषा गाय की ठीक है, लेकिन इस परिभाषा में भी दोष है और इस वजह से बैल भी गाय बन जा रहा है। तो अव्याप्ति और अतिव्याप्ति, ये दो परिभाषाओं में दोष सबसे अधिक आते हैं। अब सही परिभाषा कौन सी होगी? तो अगर किसी ने कहा कि जिसके 4 पैर हो, एक पूंछ हो, 2 सींग हो, उसको गाय कहते हैं, इसमें अतिव्याप्ति दोष है। मतलब इतना ज्यादा व्याप्ति है कि इससे बैल भी गाय बन जा रहा है, भैंस भी गाय बन जा रही है। थोड़ा सा परिवर्तन किया गया, कहा गया कि जिसके 2 सींग, एक पूंछ, 4 पैर हो और एक उसके ललरी हो। अब जो हो गया ललरी, तो क्या हो गया? ललरी का मतलब हो गया
भाई आज क्या हो गया, कोविड हो गया क्या फिर से? ललरी, तो जिसकी ललरी होती है उसको ही हम क्या कहते हैं, गाय कहते हैं। ये परिभाषा एकदम सही है। तो परिभाषा में अतिव्याप्ति और अव्याप्ति दोष नहीं होना चाहिए, लेकिन पाणिनि की भाषा की इस परिभाषा में क्या है, दोष है। अब कुछ परिभाषाएं आपको हम लिखाएंगे और कुछ ऐसे शब्दों को बताएंगे जो अन्य भाषाओं में इनको क्या क्या कहा जाता है। चलिए, तो एक परिभाषा जो खूब पूछी जाती है, भाषा वह जिसे बोला जाए। भाषा वह जिसे बोला जाए। तो यह जो पाणिनि जी की परिभाषा थी, इस परिभाषा में दोष है। और अब हम और नई परिभाषाएं देखेंगे। विचारात्मा की मूक या अध्वन्यात्मक बातचीत है। यह परिभाषा आपकी पूछी जा चुकी है टीजीटी की परीक्षा में। क्या पूछा गया था, विचार आत्मा की मूक या अध्वन्यात्मक बातचीत है। यह जो परिभाषा है, और फिर कहते हैं, पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है, पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है, उसे भाषा की संज्ञा देते हैं। उसे भाषा की संज्ञा देते हैं। अब यह कथन पूछा जा चुका है, किसका है, प्लेटो का है। ठीक है कृष्णा जी, आपको कुछ नहीं करना है, केवल आप अपनी डिटेल्स व्हाट्सएप कर दीजिए, कल तक सब ठीक हो जाएगा। चलिए, तो ये तो महत्वपूर्ण परिभाषा है जो आ चुकी है। यह टीजीटी में पूछा भी गया है। एक परिभाषा टीजीटी में और पूछी गई है, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। और यह परीक्षा टीजीटी में आया हुआ है। और यह किसके द्वारा कहा गया कथन है, यह कथन स्वीट के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया कथन है, यह कथन स्वीट के द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो ये तीन परिभाषाएं जो हैं, दो परिभाषाएं जो महत्वपूर्ण हैं, जो आपकी परीक्षाओं में आई हैं। अब देख लेते हैं कि जो भाषा शब्द है वो अलग अलग भाषाओं में इसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है, अंग्रेजी में आप सब जानते होंगे, अंग्रेजी में इसको लैंग्वेज कहा जाता है। फारसी, फारसी में इसको जबान कहा जाता है, जबान।
रूसी में इसको यजिक कहा जाता है। ठीक है, जर्मन में इसको स्प्राखे कहा जाता है। इसी के साथ साथ अरबी में इसको लिसान कहा जाता है। अरबी में इसको लिसान कहा जाता है और ग्रीक में इसको लेखेदून। ये है अंग्रेजी में लैंग्वेज, फारसी में जबान, रूस में यजिक, जर्मन में स्प्राखे, अरबी में लिसान और ग्रीक में लेखेदून कहा जाता है। यह अन्य भाषाओं में इसको हम कहते हैं। भाषा के विषय में कुछ चीजें और समझने वाली हैं कि भाषा जो होती है वह किस तरह की होती है। भाषा प्रतीक वस्तु नहीं होता, उसकी मानसिक संकल्पना होती है। मतलब अगर हम किसी भाषा में इसको कब कहते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि सभी भाषाओं में इसको कब कहा जाए, नहीं कहा जाएगा, क्योंकि यह भाषा जो होती है वो प्रतीकों पर आधारित होती है। तो भाषा किस पर आधारित होती है? प्रतीकों पर आधारित होती है। और भाषा को हम किसके आधार पर बांट सकते हैं? तो हम यहां पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा को हम किसके आधार पर बांट सकते हैं? कौन सा कोर्स नहीं चल रहा है भाई? आप लोग हिंदी पढ़ा रहा हूं, दूसरे विषय की शिकायत कर रहे हैं। कौन बेवकूफ बना रहा है? मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, बताइए। व्हाट्सएप कर लीजिए, जिसको भी समस्या है मैं खुद फोन पे आपसे बात कर लूंगा। यहां मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने दीजिए। तो चलिए, तो भाषा जो होती है इसको हम किसके आधार पर बांट सकते हैं और पूरे विश्व में जो भाषाएं हैं उनका वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो भाषाओं का जो वर्गीकरण है वह कितने आधारों पर किया गया? आप लोग फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। भाषाओं का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है? जैसे एक प्रश्न यहां पूछा जाता है भाषाओं को लेकर, शतम वर्ग और केंतुम वर्ग पूछा जाता है आप लोगों से। तो ये दो वर्ग हैं, शतम और केंतुम। आप लोग बताइए कि हिंदी को आप किस में रखते हैं? शतम में रखते हैं या केंतुम में रखते हैं? इस पर बात होगी। तो हिंदी जो है वह शतम वर्ग की भाषा है। इस पर हम विस्तृत बात करेंगे। यहां से प्रश्न पूछा जाता है। मैं अगर आपके पूजा सिंह आपके चरण होते तो मैं आपके चरण को छू लेता। हमारे यहाँ कन्याओं की पूजा की जाती है। हमसे कुछ भूल हुई हो तो क्षमा करिएगा। संस्थान बहुत बड़ा है और हम तक बात नहीं पहुंच पाती है। आप व्हाट्सएप कर दीजिए और कह दीजिए कि सर से बात करनी है और उन्होंने वीडियो में कहा है, मैं आपसे खुद फोन करके बात कर लूंगा। ठीक है, कोई समस्या हमारे संस्थान में नहीं रहेगी, ये हमारी जिम्मेदारी है। जब हमारे पास समस्या आएगी तब उसका समाधान होगा। सारी कक्षाएं चल रही हैं। ठीक है, चलिए। तो शतम वर्ग और केंतुम वर्ग, ये दो वर्गों में हमने भाषाओं को बांटा। शतम का मतलब होता है कि जितनी भाषाओं में 100 का उच्चारण स से होता है उसको शतम वर्ग में रखते हैं। बस यही मामला है। जिसका भी उच्चारण सा अथवा सा से होता है
तो अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको, 100 या 1000 कहते हैं। तो टी फॉर 1000, तो जिसको जिसको टी से उच्चारण किया जाता है उसको केंतुम वर्ग में रखा जाता है, और जिसका जिसका 100 का उच्चारण स से या स से किया जाता है उसको शतम वर्ग में रखा जाता है। तो यहां पर शतम वर्ग में अगर देखें तो संस्कृत में 100 को क्या कहा जाता है, शतम कहा जाता है। हिंदी में 100 कहा जाता है, तो दोनों में सा आता है। तो दोनों में सा आता है, इसका मतलब यह हो गया कि शतम वर्ग की भाषा है हिंदी भी और शतम वर्ग की भाषा है संस्कृत भी। ये तो सामान्य तौर पर मैंने आपको बता दिया, अब कभी भी आपको भूलेगा नहीं। तो हिंदी किस वर्ग की भाषा है, शतम वर्ग की है, क्योंकि 100 यानी 100 का उच्चारण सा से होता है, इसलिए इसको शतम वर्ग में रखा जाता है। समझ में आ गया सबको, क्लियर हुआ कि नहीं? आप अगर बताएंगे क्लियर हो गया तब मैं आगे बढ़ूंगा। जल्दी से बताइए, आप लोग जितना चाहेंगे उतना देरी होगी। ठीक है, हाँ, हम भाषा को आकृत मूलक और परिवार मूलक में बांटते हैं, और परिवार मूलक में शतम और केंतुम आता है। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। तो अभी मैं आपको केवल ट्रायल दे रहा था, अभी तो ये सब क्रम से हम लोग पढ़ेंगे ही। अभी हम लोगों को जो पढ़ना है कि भाषिक संरचना के कितने स्तर होते हैं, फटाफट आप लोग बता दीजिए, लिखते चलिए। भाषिक संरचना के, भाषिक संरचना के 6 स्तर, भाषिक संरचना के 6 स्तर होते हैं। ठीक है, भाषिक संरचना के कितने स्तर होते हैं, 6 स्तर होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं लिखते चलिए। पहला होता है अर्थ, दूसरा होता है प्रोक्ति, यहां से प्रश्न पूछा गया है, प्रोक्ति किसे कहते हैं। तीसरा है वाक्य, और चौथा है रूप, पांचवा है शब्द, छठवां है ध्वनि। तो भाषिक संरचना के 6 स्तर होते हैं, अर्थ, प्रोक्ति, वाक्य, रूप, शब्द और ध्वनि। ठीक है, जब आप लोग अपने दिमाग को कहीं और रखे हैं, दिमाग कहीं और रखेंगे, दिल कहीं और रखेंगे, आंखें कहीं और रखेंगे, तो कैसे समझ में आएगा। एक आसान सी बात बताया कि जिसका उच्चारण के से हो, 100 का उच्चारण के से हो केंतुम वर्ग की भाषा, 100 का उच्चारण सा से हो शतम वर्ग की भाषा, इतना ही तो समझना है प्रभु जी, क्या दिक्कत है बताइए। कोई दिक्कत है नहीं है ना। के से उच्चारण हो केंतुम वर्ग में, सा से उच्चारण हो शतम वर्ग में, किसका उच्चारण, 100 का उच्चारण। कोई दिक्कत है इसमें। अब बताइए, इतनी छोटी सी बात अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, इसमें और क्या समझना है, कुछ समझना है नहीं। तो चलिए एक एक और देखते हैं। पहला क्या है, अर्थ। भाषा का सबसे मूलभूत कार्य क्या होता है, किसी भी चीज को अर्थ की अभिव्यक्ति देना। आधुनिक भाषा विज्ञान में शब्दों, धातुओं, कारक चिन्हों, प्रत्ययों, इन सबको क्या कहा जाता है, रूपिम कहा जाता है, जो अर्थ के स्तर पर भाषा की लघुतम इकाई होते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक एक को हम लोग डिफाइन करते हुए चलेंगे। सबसे पहले लिखेंगे अर्थ, और अर्थ इनके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो अर्थ के अंतर्गत सबसे पहली चीज जो आती है
उसको हम क्या कहते हैं? शब्द, धातु, कारक चिन्ह, ठीक है, और प्रत्यय। इन सब को क्या कहा जाता है? रूपिम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूपिम कहा जाता है। रूपिम कहा जाता है। और यहां से एक प्रश्न बनता है, क्या बनता है? अर्थ के स्तर पर भाषा की लघुतम इकाई, अर्थ के स्तर पर भाषा की लघुतम इकाई। तो यहां से प्रश्न पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा कि अर्थ के आधार पर भाषा की लघुतम इकाइयां कौन कौन सी हैं? तो अर्थ के आधार पर भाषा की लघुतम इकाइयां प्रत्यय है, शब्द है, धातु है, कारक चिन्ह है। इनको आधुनिक भाषा विज्ञान में रूपिम कहा जाता है। तो एक प्रश्न टीजीटी में पूछ भी लिया गया था कि इनमें से कौन सा शब्द रूपिम है और इनमें से कौन सा शब्द रूपिम नहीं है। ठीक है, तो यहां रूपिम क्या है, इसको लेकर कंफ्यूजन आप सबके मन में न रहे। प्रत्यय, शब्द, धातु, कारक चिन्ह इत्यादि को क्या कहा जाता है? रूपिम कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा शब्द है प्रोक्ति। यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है, टीजीटी में भी प्रश्न पूछा गया है और यूजीसी में भी इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है कि प्रोक्ति किसे कहते हैं। प्रोक्ति क्या होता है? तो लिख सकते हैं एकाधिक वाक्यों की, मतलब एक से अधिक वाक्य की, या के लिख देते हैं, के समुच्चय को प्रोक्ति कहते हैं। प्रोक्ति कहते हैं मतलब अगर एक से अधिक वाक्य एक साथ आकर जुड़ जाते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रोक्ति कहते हैं। प्रियंका जी, आप व्हाट्सएप कर लीजिए, सबको ऐप से संबंधित प्रॉब्लम होने पर दिया गया है हेल्पलाइन नंबर, उस पर व्हाट्सएप करिए, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो एकाधिक वाक्यों के समुच्चय को क्या कहते हैं? प्रोक्ति कहते हैं। कंफर्म में है? प्रोक्ति किसे कहते हैं, समझ में आ गया? जो एक सुव्यवस्थित इकाई के रूप में वक्ता या लेखक के मंतव्य को अभिव्यक्ति दे सके। पूजा जी, अब मेरे पास एक ही आधार है, मैं अपना पर्सनल नंबर यहां पे शेयर नहीं कर सकता, मैं कैसे आपसे फोन करके बात कर लूं? ठीक है, आप ऐसा करिए कि इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए 9310879719, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। ये व्हाट्सएप मेरे पास आ जाएगा, मैं खुद कॉल कर लूंगा आपको। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए आप। ठीक है, चलिए, तो एकाधिक वाक्यों के समुच्चय को प्रोक्ति कहते हैं। ठीक है, प्रोक्ति आपके समझ में आ गया? अगर परीक्षा में पूछा जाएगा कि प्रोक्ति किसे कहते हैं तो आप बता देंगे। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और आगे है वाक्य। वाक्य तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। भाषा विज्ञान तथा व्याकरण में भाषा की चरम इकाई, सहज इकाई वाक्य को माना जाता है। ठीक है, और वाक्य भी क्या है? प्रोक्ति के अंतर्गत आता है। तो भाषा की चरम
भाषा की चरम या पूर्ण इकाई, भाषा की चरम या पूर्ण इकाई जो है उसको हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। कंफर्म है आपको कि वाक्य किसे कहते हैं? प्रश्न पूछा जाएगा। अब यहां एक शब्द और आ रहा है, रूप। बहुत अच्छे से समझिएगा कि रूप किसे कहते हैं। रूप, तो रूप को क्या कहते हैं? पद भी कहते हैं। और संस्कृत में पद की एक परिभाषा है, शुभ तिगंतम पदम, शुभंत और तिगंत से मिले समवाय पद कहलाते हैं। सामान्य भाषा में अगर इसको समझने का प्रयास करें तो पद किसे कहते हैं, पद की परिभाषा क्या स्थित होती है? तो यहां पर पद की परिभाषा बनती है, जो शब्द वाक्य में रखे जाने की योग्यता धारण कर लें, पद कहलाते हैं। ठीक है, तो जो शब्द वाक्य में रखे जाने की योग्यता प्राप्त कर लें उनको हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। अब ये क्या है? जैसे एक व्यक्ति है जिसका नाम है सोहन। सोहन जो है अपने ससुराल में जाता है तो इसको लोग जीजा कहने लगते हैं। आजकल तो जीजा भी नहीं कहा जाता, जीजू कहा जाता है। जीजू कहा जाता है ना, और जीजू के बदले जूजू भी कहा जाता है। वही उसकी बहन उसको भाई बुलाती है, पत्नी उसको एजी और ओजी कह के बुलाती है, माता उसको बिटवा कह के बुलाती है, भतीजा उसको चाचू कह के बुलाता है। देखिए, हर जगह बदला हुआ रूप है। तो सोहन जो है इसकी पद पर प्रतिष्ठा हर जगह बदल जा रही है। सोहन की पद प्रतिष्ठा हर जगह बदल रही, नहीं बदल रही? तो जैसे सोहन की पद प्रतिष्ठा बदल रही है, वैसे जो शब्द होते हैं इनकी भी पद प्रतिष्ठा होती है। अब ये शब्द जिस पद पर स्थापित हो गया, यह उसी पद की गणना करवाता है। अब ये बाहरवा बैठा है, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप जीजा जिंदगी में नहीं बन सकते। बन सकते हैं का? हाँ बन जाएंगे, बड़के भैया की शादी हो जाएगी तो उनकी साली हमको भी जीजा बोलेगी, ऐसा आप कहेंगे। हाँ बन तो जाएंगे लेकिन नकली बनेंगे, असली नहीं बन पाएंगे। असली जीजा तभी बनेंगे जब आपको शादी करनी पड़ेगी। वैसे ये शब्द जो है जब तक किसी वाक्य में नहीं जाएगा तब तक ये पद नहीं बन पाएगा। अगर यहां पर हमने राम लिख दिया तो राम आजीवन पद रह जाएगा, शब्द रह जाएगा। राम आजीवन शब्द रह जाएगा, ये कभी पद नहीं बन पाएगा जब तक इसको उठा के हम किसी वाक्य में न रख दें। तो कोई शब्द जब वाक्य में रखे जाने की योग्यता प्राप्त कर लेता है तो उसको हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? फटाफट बता दीजिए, पद की परिभाषा समझ में आया कि नहीं आया?
चलिए, बहुत अच्छी बात, धूमधाम से समझ में आ गया। देखिए, भाषा विज्ञान बड़ा नीरस है और बहुत कठिन है। प्यार से धीरे धीरे बढ़ाएंगे। अगर बहुत जल्दी किसी से प्यार हो जाता है ना, तो पूरी संभावना है कि उस प्यार को 35 भागों में काट के फ्रिज में बंद कर दिया जाएगा। इसलिए पहली नजरों में होने वाले प्यार से एकदम सावधान रहिए, और जो चीज बहुत जल्दी भी समझ में आ जाती है उससे भी सावधान रहिए। भाषा विज्ञान थोड़ा सा कठिन है, इसलिए इसको धीरे धीरे समझिए और धीरे धीरे इंप्रूव करिए, बहुत मजा आएगा। तो यहां पर हमने पद की बात कर लिया। पद के बाद अब जैसे राम शब्द है, ये शब्द है, लेकिन हमने लिखा राम घर जाता है। अब यहां राम क्या हो गया? राम एक पद हो गया। अब इसकी पद की प्रतिष्ठा हम निकालेंगे, किस पद पर है ये। तो राम की पद प्रतिष्ठा क्या हो जाएगी? राम हो जाएगा संज्ञा। संज्ञा में कौन सी संज्ञा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा के 3 विकारी तत्व होते हैं। संज्ञा के 3 विकारी तत्व होते हैं। क्या क्या होते हैं? लिंग होता है, इसका लिंग क्या है? राम का तो पुल्लिंग है। दूसरा वचन होता है। वचन कौन सा है इसका? एक वचन है। कारक कौन सा? अच्छा, लिंग वचन। कारक कौन सा है? राम घर पर जाता है, तो राम स्वाभाविक रूप से क्या है? यहां पर करता है। ठीक है। अब यहां पर हम और इसी तरीके से इसका, तो इसकी पद प्रतिष्ठा तुरंत मालूम चल गई। जब हम विवाह आदि करते हैं ना, तो पूरा उसकी पद प्रतिष्ठा निकालते हैं कि भैया कौने जाति के हो, कौने कुल के हो, किस गांव के हो, परिवार के लोग कहाँ हैं, तुम्हारी मम्मी की शादी कहाँ हुई है, पापा की शादी कहाँ हुई है, ये सब पूरा निकाला जाता है। तो वैसे ही जब हम राम शब्द को पद बनाने के लिए वाक्य में स्थापित करते हैं, तो पूरा का पूरा उसका पद प्रतिष्ठा निकाली जाती है कि यह क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पद के जो है रूप के बाद शब्द आता है। शब्द जो होता है भाषा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई है, क्योंकि भाषा में भाव की या विचार की अभिव्यक्ति शब्द से होती है। शब्दों में ही प्रत्यय इत्यादि को जोड़कर हम नए पद बनाते हैं। शब्द में धातु भी समाहित है। तो शब्द क्या है? वर्णों का व्यवस्थित क्रम जिसका एक रूप हो, इसको हम कह सकते हैं वर्णों का व्यवस्थित क्रम। ठीक है, यह क्या हो जाता है? आपका शब्द हो जाता है। फिर इसके बाद आता है अंत में ध्वनि। जब हम ध्वनि की बात करते हैं तो ध्वनि क्या है? ध्वनियां सार्थक नहीं होती हैं, ये आपस में मिलकर सार्थक शब्दों का और वाक्यों का और प्रोक्तियों का निर्माण करती हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं ध्वनि सार्थक नहीं होती। कैसे? अलग से अपने स्वरूप में। अभी जब हम और आगे बढ़ेंगे तो ध्वनि के विषय में और समझेंगे। अब भाषा का विकास देख लेते हैं। यह समझना आपको है भाषा का विकास। तो भाषा के विकास में जब हम चलेंगे तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? ध्वनि की बात करेंगे। ठीक है, ध्वनि के बाद
हम अक्षर की बात करेंगे, अक्षर के बाद हम वर्ण की बात करेंगे, वर्ण के बाद हम शब्द की बात करेंगे, शब्द के बाद हम पद की बात करेंगे, पद के बाद हम पदबंध की बात करेंगे, पदबंध के बाद हम वाक्य की बात करेंगे। ठीक है, और यहां पर हम अन्वित की बात भी करेंगे। ये हमारे भाषा का विकास क्रम है। इस तरीके से भाषा हमारी आगे बढ़ती है। एक एक पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, ऑनलाइन क्लास में रिपीट करने वाला मामला नहीं होता है। उषा राठी जी, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप एक बार फिर से उसको देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। रिपीट करने की क्या जरूरत है? जो रेड लाइन है आपकी मोबाइल, तो उसको ऐसे से बैक कर लीजिए, उतना फिर से सुन लीजिए, फिर आगे आ जाइए। आप ये बताइए कि आपने प्रोक्ति समझाया, उसमें ये चीज नहीं समझ में आई, तब मैं कह दूंगा कि हाँ ठीक है, नहीं समझ में आई होगी, तो मैं उसको समझा दूंगा। आप पॉइंट पूछिए कि क्या नहीं समझ में आया। बाकी आप कहिए कि सर दोबारा पढ़ा दीजिए, तो बाकी जो लोग देख रहे हैं ना, वो कहेंगे गुरुजी हमको तो समझ में आ गया, हमको दोबारा कहे पढ़ा रहे हैं आप ना। तो इसलिए अगर आपको पर्सनली नहीं समझ में आया है तो आप उसी चीज को दोबारा पढ़ लीजिए, और उसमें अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आया अलग से तो कमेंट करके पूछ लीजिए। ठीक है, तो ध्वनि, अक्षर, वर्ण, शब्द, पद, पदबंध, वाक्य और अन्वृत्ति, ये हो गए आपके भाषा का विकास क्रम। अब हम सबसे पहले बात करेंगे ध्वनि पर, कि ध्वनि किसे कहते हैं। ध्वनि क्या है, बताइए फटाफट, आप लोग ध्वनि से क्या समझते हैं? ध्वनि होता है, इसको स्वनिम भी कहते हैं। ठीक है, तो ध्वनि को स्वनिम भी कहते हैं। थोड़ा सा ये अलग है, लेकिन उसी रूप में उसको हम स्वनिम भी कहते हैं। लेखन में केंद्रीय स्तर में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है ध्वनि की। ध्वनि की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। तो ध्वनि क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। लेकिन जब भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात आती है तो दो तरह की इकाइयां आती हैं। एक इकाई होती है मौखिक और एक इकाई होती है लिखित। कई वर्षों से प्रश्न गलत पूछ लिया जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। अगर ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो ध्वनि भाषा की मौखिक इकाई है। तो यहां हम क्या लिखेंगे? ध्वनि लिखेंगे। ये भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है। और वर्ण या अक्षर, यह क्या है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। समझ में आ गया? तो अगर भाषा की मौखिक इकाई पूछेगा तो ध्वनि आएगी, और लिखित इकाई अगर पूछेगा तो
अक्षर आएगा। इसको हम कह सकते हैं उच्चारण की दृष्टि से। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि और लेखन के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। वर्ण और अक्षर में क्या अंतर होता है, इसको भी आगे बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि के बाद दूसरा चरण आता है वर्ण का। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? लिपि के चिन्ह जिसका एक अलग उच्चारण हो। ये क्या हो गया? वर्ण हो गया। लिपि के वे चिन्ह जिसका अलग से उच्चारण हो, मतलब सबका अलग अलग उच्चारण होना चाहिए। अरे मानवी जी, थोड़ा सा दिल पे पत्थर रख लीजिए ना थोड़ी देर के लिए। एकाएक सारी चीजें कैसे बता सकता हूं? थोड़ा सा समय देंगी तब तो बताऊंगा। थोड़ा सा समय दीजिए, क्रम से सारी चीजें आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्रम से आएंगी, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको। तो वर्ण की बात है तो लिपि के चिन्ह जो होते हैं जिसका एक अलग उच्चारण हो, उसको क्या कहते हैं? हम वर्ण कहते हैं। इसी में एक है अक्षर। इसको हम कहते हैं ध्वनि का सबसे छोटा रूप जिसका और क्षरण संभव न हो। ध्वनि का जो सबसे छोटा रूप होता है, ध्वनि का जो सबसे छोटा रूप है जिसका और क्षरण हम कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है, जैसे इसके लिए अक्षर के लिए अगर पर्यायवाची शब्दों को देखें तो अक्षर की पर्यायवाचियां क्या होती हैं? इसको कहा जाता है अविनाशी, अपरिवर्तनशील, इसको ब्रह्म भी कहा जाता है। कई बार पूछा गया कि इनमें से अक्षर का अर्थ क्या नहीं होता, और इसको आत्मा भी कहा जाता है। तो अक्षर को अविनाशी, अपरिवर्तनशील, ब्रह्मा और आत्मा भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको सिलाबल कहा जाता है। अरे भाई, आज तो गला बहुत बुरा हाल कर दिया है। अंग्रेजी में इसको सिलाबल कहा जाता है। ठीक है, अब जहां तक आप सबका प्रश्न ठहरता है कि हिंदी में अक्षर से तात्पर्य क्या है, अक्षर कहते किसे हैं, तो अक्षर के भेद भी होते हैं। बताइए अगर किसी को अक्षर का भेद मालूम हो तो।
दो अक्षर होते हैं, अक्षर के वैसे कई प्रकार के भेद किए गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से अक्षर के दो भेद प्राप्त होते हैं। उच्चारण के आधार पर अक्षर के दो भेद हुए हैं। उच्चारण के आधार पर अक्षर के कितने भेद किए गए हैं? तो देव भेद किए गए हैं, दो। पहला है शीर्षांत अक्षर, जिसको बद्धाक्षर कहते हैं। पहला शीर्षांत अक्षर, यहां से प्रश्न पूछा गया है, आप परीक्षा में उठा के देखेंगे तो बद्धाक्षर इसको कहा जाता है। तो पहला हो गया बद्धाक्षर। अब बद्धाक्षर का तात्पर्य क्या होता है? तो जिन शब्दांशों के अंत में स्वर हो उनको शीर्षांत अक्षर या बद्धाक्षर कहते हैं। जैसे शिवालय, तकनीक। परिभाषा लिख लें, जिन शब्दांशों के अंत में स्वर हो, जिन शब्दांशों के अंत में स्वर हो। अब देखिए यहां पर जैसे शिवालय है, तो शिवालय के य में स्वर है कि नहीं है? अगर शिवालय में य को अ अलग कर दें तो ये इसमें अंत में स्वर मिलेगा। तकनीक के का में अ है, तो शीर्षांत अक्षर किसे हम कहते हैं कि जिन शब्दांशों के अंत में स्वर हो उसको हम शीर्षांत अक्षर कहते हैं या बद्धाक्षर भी कहते हैं। ठीक है। फिर आता है गुह्रांत अक्षर या मुक्ताक्षर। अक्षर या इसको तो ज्यादातर मुक्ताक्षर के रूप में पूछा जाता है, मुक्ताक्षर। ठीक है। अब मुक्ताक्षर किसे कहते हैं? जिन शब्दांशों के अंत में व्यंजन हो, जिनके अंत में व्यंजन हो, उसे क्या कहते हैं? मुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण इसके रूप में हम लोग रख सकते हैं। हमने कह दिया जैसे कह दिया हमने मतुप, जैसे हमने कह दिया श्रीमान। ठीक है। अब यहां पर अक्षरों की संख्या के आधार पर अक्षरों का जो विभाजन है उसको भी कई तरीके से किया जाता है। अक्षरों की संख्या के आधार पर विभाजन। अब हम जब इसका प्रयोग करते हैं तो इस 5 प्रमुख प्रकार के अक्षर पाए जाते हैं। पहला हम क्या कहते हैं? एकाक्षरी। जब आपको भाषा विज्ञान पढ़ाएंगे तो वहां एक प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा भाषा परिवार एकाक्षरी भाषा परिवार है। मुझे जहां तक याद है
कि एलटी ग्रेड की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सा भाषा परिवार एकाक्षरी भाषा परिवार है, पूछा गया था। तो एकाक्षरी का मतलब क्या है कि जिन भाषाओं में शब्द जो होते हैं एक अक्षर के होते हैं, ठीक है, जैसे आ, ला, या, च, इन सब में क्या है, केवल एक अक्षर है। तो एकाक्षरी भाषा परिवार क्या है वो भी पढ़ाएंगे। द्विअक्षरी, अगर हम द्विअक्षरी पढ़ें तो जैसे काया, छाया, माया, इन सब में कितने अक्षर हैं, ये सब द्विअक्षरी। अगर हम इसी तरीके से तीसरा देखें तो त्रिअक्षरी है, एकदम सही बात है। जो चीनी है वह एकाक्षरी भाषा परिवार है, वहां पर एक अक्षर से भी भाषा का निर्माण हो जाता है। जैसे हिंदी में देखें तो कोई एक शब्द ऐसा नहीं जिसमें एक अक्षर हो जिससे भाषा का निर्माण हो जाए, है कोई से शब्द नहीं है, सब में कम से कम दो अक्षर मिलेंगे, एक अक्षर वाला कोई भाषा में शब्द ही नहीं है। एक शब्द है जो कहीं गाहे बगाहे आ गया है, भोजपुरी में अंगा, तो अंगा का मतलब होता है वस्त्र, देशज भाषा में अंगा को वस्त्र कहते हैं, लेकिन उसमें भी अंग और गा दो आ रहा है उच्चारण में। तो कोई भी एक उच्चारण जिसमें एक अक्षर हो और उससे भाषा का कोई अर्थ निकले, इस तरह से कोई भाषा में शब्द ही नहीं है। एक अक्षरी भाषा परिवार क्या है ये हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले एक अक्षर वाला शब्द क्या है वो समझ लें। तो त्रिअक्षरी जिसमें तीन अक्षर हो, जैसे चलिए, क्या हो गया, चढ़ना, क्या हो गया। फिर इसके बाद चार अक्षर वाले जिसको चतुराक्षरी कहेंगे, क्या हो जाएगा, देवरानी, यही होता है। कवियत्री, कवियत्री भी चार आ रहा है इसमें। फिर आता है पंचाक्षरी जिसमें पांच अक्षर होते हैं, जैसे राज, कुमारी, ठीक है। हम इसी तरह कर सकते हैं संभावनाएं, तो भाषा विज्ञान में पांच गणना के आधार पर अक्षरों का विभाजन हम पांच भाग में करते हैं। अब यहां तक आप सबको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा इसमें और हम अंतर करके बता देते हैं। दो तरह की स्थितियां हैं, जैसे हम यहां कह दें काया, काया में अक्षर, तो काया में कितने अक्षर हैं, पहला अक्षर है का और दूसरा अक्षर है या, यानी कि इसमें अक्षरों की संख्या कितनी है, दो है, ठीक है। ये तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया, पहला तथ्य हो गया। दूसरे आधार पे यहां पर इसकी भिन्नता को हमें समझना हो तो यहां एक प्रश्न आए कि काया में वर्ण विन्यास, जब हम वर्ण विन्यास की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, स्वर और व्यंजन अलग करते हैं। तो जब हम इसका स्वर व्यंजन अलग कर देंगे तो काया में क, आ, य,
और आ। अब यहां पर क्या हो गया, जब वर्ण विन्यास करेंगे तो इनमें कितना भाग हो जाएगा, 4 भाग हो जाएगा। और जब हम अक्षरों की संख्या गिनेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 अक्षर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां हम देख रहे हैं कि ये वर्ण है। क क्या है, एक वर्ण है। अ क्या है, एक वर्ण है। या क्या है, एक वर्ण है। अ क्या है, एक वर्ण है। अर्थात वर्णमाला वाले जो चिन्ह हैं वो जो आपको अलग से मिल जाएं वो क्या हो जाएंगे, वर्ण हो जाएंगे। अब बताइए आपको समझ में आया कि नहीं, ये भी कोई मुझसे पूछ रहा था। समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं फिर से समझाएं। फटाफट बता दीजिए। अक्षर में, अक्षर जो होता है वह मौखिक विभाजन है। ठीक है, किस प्रकार का विभाजन है ये, मौखिक विभाजन होता है अक्षर। ठीक है, और वर्ण जो होता है यह आपका लिखित विभाजन होता है। जब हम मौखिक विभाजन करते हैं तो काया में हम का के साथ आ को अलग नहीं कर सकते। कर सकते हैं आप, अगर काया बोलना हो और आपसे कहा जाए कि का में से आ आप मौखिक आधार पे अलग कर दीजिए, कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अर्थात अक्षर है, क के साथ आ जो चिपका हुआ है वो अक्षर है, उसका क्षरण आप नहीं कर सकते, और जिसका क्षरण आप नहीं कर सकते वही अक्षर है। बताइए। अब इसमें अगर किसी को न कुछ समझ में आ रहा हो कि सर आपने ये जो समझाया वर्ण और अक्षर का अंतर वो मुझे समझ में आ रहा है, कोई की पॉइंट हो, कोई बिंदु हो ना समझ में आ रहा हो, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिए। ठीक है, दीनदयाल जी जैसे बहुत आगे की चीज पूछेंगे तब तो समस्या होगी, क्योंकि क्रम टूट जाएगा। आप जितने लोग देख रहे हैं सबकी कोई ना कोई समस्या है, और सभी समस्या का समाधान करेंगे तो जो पढ़ा रहे क्रमबद्ध वो नहीं पढ़ा पाएंगे। ये जो आपका प्रश्न है ये भी आएगा, लेकिन बस वही है कि दिल पे पत्थर रखिए और सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, सारे सवालों के जवाब आपके मिलते रहेंगे, लेकिन क्रम बाई क्रम से मिलेंगे। आपकी जब बारी आएगी अपने आप वो आपके सिलेबस में क्रम में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अब तो आप लोगों ने देख लिया अक्षर। अक्षर और वर्ण का अंतर यही होता है इसका जो स्वरूप होता है वह मौखिक होता है, और वर्ण का जो स्वरूप होता है वह लिपि से आधारित होता है, लिपि पर आधारित होता है। अक्षर का जो स्वरूप है वो मौखिक है अर्थात ध्वनिगत है, और वर्ण का स्वरूप जो है वो लिपि पर आधारित होता है, चिन्हों पर आधारित होता है। ठीक है, चलिए वर्ण हो गया, अक्षर हो गया। अब आगे हम बढ़ते हैं और पहुंचते हैं शब्द पर। शब्द क्या है,
भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई शब्द क्या है? यह भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई है, मतलब जिसका कुछ अर्थ होता है। जैसे हमने अभी ध्वनि को बताया, तो ध्वनि का अपना कोई अर्थ नहीं होता, अपना कोई अर्थ नहीं होता। क्लियर है? अक्षर, अक्षर का भी अपना कोई अर्थ नहीं होता। वर्ण, वर्ण का भी कोई अपना अर्थ नहीं होता। सर और भी एक्सप्लेन समझा दीजिए। अरे किसको और एक्सप्लेन समझा दें? आप जो पूछिए उस पर एक्सप्लेन करेंगे। 1 घंटे तक लगातार उसी पे करेंगे, लेकिन आप प्रश्न तो पूछिए कि क्या नहीं समझ में आया। जब तक आप प्रश्न नहीं खड़ा करेंगे तब तक जवाब कैसे मिलेगा? शून्यकाल चल रहा है संसद वाला हमारी क्लास में, लोकतांत्रिक कक्षा होती है, शून्यकाल चल रहा है, प्रश्न पूछिए, जवाब लीजिए, लेकिन प्रश्न वस्तुनिष्ठ होना चाहिए कि इस चीज में ये नहीं समझ में आया, ये क्या है, तब तो मैं आपको बता दूंगा। और आप कहेंगे सर हमको कुछ नहीं समझ में आया, तो मुझे लगेगा कि आप फिरकी लेने आए हैं हमारे यहाँ। हिंदी के विद्यार्थी होने के बाद 1 घंटे की क्लास चलने के बाद आप कहें मुझे कुछ नहीं समझ में आया, इसका मतलब आप फिरकी लेने आए हैं मेरी। आपको आज दिन भर में टाइम पास करने वाला कोई नहीं मिला, सोचे चले आज इसी से मजा ले लेते हैं। अगर आप प्रश्न पूछ रहे तो वस्तुनिष्ठ पूछिए, क्या नहीं समझ में आ रहा है वो प्रश्न पूछिए। ठीक है? अरे प्रभु जी किसका उदाहरण? अब क्या उदाहरण पूछ रही, तो शादी का उदाहरण पूछ रही, अविवाहित का उदाहरण, विवाहित का उदाहरण, व्याकरण का उदाहरण, साहित्य का उदाहरण, किसका उदाहरण? प्रभु जी आप लोग भी एकदम मजा ले लेते हैं हमारा, हम क्या बताएं। चलिए, तो ध्वनि जो है अपना इसका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे मैं अपना दरवाजा अगर खोलता हूं बंद करता हूं तो आवाज आती है चुर। एक गाना है ना, इब्न बतूता बगल में जूता पहने तो करता है चुर ना। आप अंगलाई लेते हैं, अपनी उंगली फोड़ते थे, एक ध्वनि निकलती है उसमें से, उस ध्वनि का कोई अर्थ है? अब उस ध्वनि को हम किसी प्रतीक के साथ जोड़ दें तो भले उसका अर्थ निकल जाए, लेकिन वो प्रतीक हर जगह काम नहीं करेगा। जैसे देसी कुत्ता है तो उसको कहिए, वो तुरंत आ जाएगा आपके पास, पूंछ वूछ हिलाने लगेगा। लेकिन आप इंग्लैंड में चले जाइए और अंग्रेजी कुकुर को कहिए, नोच लेगा, जहीं उसके सामने जो अंग आपका आएगा नोच लेगा वो, क्योंकि उसके यहां ये प्रतीक नहीं समझाया गया। अगर ध्वनि का अर्थ होता तो पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी ऐसे आप करते तो सारे कुत्ते आपके सामने पूंछ हिलाने लगते। ऐसा नहीं होता है, हर जगह कमांड अलग है, हर जगह का कमांड अलग है। यहां तक कि अगर आप कमांड की बात करें तो हर एक क्षेत्र का कुत्तों का कमांड अलग है। हमारे यहां लुईहा कहा जाता है, लुईहा, कुत्ता एकदम दौड़ते दौड़ते एकदम भौंकने लगता है। और हमारे गंगा जी, गंगा उस पार मेरा घर, जमुना उस पार मैं जाता हूं तो वहां उई लहे कहते हैं, लुईहा नहीं कहते, उई लहे कहते हैं। मतलब 40 किलोमीटर के अंतर पर कुत्तों के लिए जो कमांड है वो अलग है। पढ़े लिखे घर के जो कुत्ते हैं उनके लिए कमांड अलग है ध्वनि का, और जो देसी कुत्ते हैं उनके लिए ध्वनि का कमांड अलग है। सबके लिए कमांड अलग है, अर्थात वो ध्वनि का कोई एक अर्थ नहीं होता है। हम उसके लिए एक बता देते हैं कि ऐसा है कि इस ध्वनि का ये अर्थ समझ लीजिए। ठीक है? अब कोई लड़की है, बहरी है, अब सीटी बजा रहे हैं, आप खूब सीटी बजा रहे हैं,
उसको सुनाई नहीं दे रहा है, कोई मतलब ही नहीं निकला। कोई लड़की है जिसको सीटी का मतलब ही नहीं समझ में आता कि सीटी क्यों बजाई जाती है, छोटी सी बच्ची उसके सामने सीटी बजाना नहीं समझ पाएगी। और वही युवा लड़की है, वो सीटी बजा दिए तो कहा कि पापा से बता के तुम्हारा मुंह ना कुचवा देंगे, तुम हमको देख के सीटी बजा रहे थे। हाँ जी, भोजपुरी लड़की है, मुंह ना कुचवा देंगे, है ना जी, सीटी बजाएंगे। तो उस सीटी का अर्थ वो हो गया, मतलब जो ध्वनि है उसका कोई एक निश्चित अर्थ नहीं होता है। ये हमारा कहने का तात्पर्य है। अक्षर जो है उसका भी कोई अर्थ नहीं है, कोई वर्ण मतलब नहीं है। हमने कहा आम, आम में दो अक्षर हैं, आ और म, इसका कोई अर्थ नहीं है अलग से। म, अ, कोई अर्थ नहीं है इसका। तो यहां इसका मतलब यह है कि कोई अक्षर का भी अर्थ नहीं और वर्ण का भी कोई अक्षर नहीं। हम निर्धारित भले कर दे लेकिन अलग से उसका कोई अर्थ नहीं। हमने कहा क, कोई अर्थ नहीं, ख, कोई अर्थ नहीं, ग, कोई अर्थ नहीं। लेकिन हमने किसी का नाम रख दिया, बेटा तुम्हारा नाम क है, अब वो जान जाएगा कि हाँ मेरा नाम का है, मैंने प्रतीक के आधार पर उसका निर्धारित कर दिया। वर्ण, तो अब शब्द पर हम पहुंचेंगे। शब्द क्या है कि भाषा की इन सबसे बड़ी है लेकिन सबसे छोटी इकाई है जिसका कोई अर्थ निकले। ठीक है, शब्द जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, सार्थक इकाई है जिसका कोई अर्थ निकलता है। समझ में आ गया? शब्द हो गया। अब पद वही शब्द है जब वाक्य में स्थापित हो जाता तो उसको पद कहते हैं। ठीक है, पद मैंने पहले ही पढ़ा दिया था। जब कई पद मिल जाते हैं तो पद जब कई मिल जाते हैं तो पद बंध का निर्माण हो जाता है। जब कई पद मिल जाते हैं तो पद बंध हो जाता है। तो जैसे हमने कह दिया राम सीता गए, राम भी क्या है, एक पद है, सीता भी एक पद है, और इसी के आधार पर इसमें जिसकी प्रधानता होती है उसी का पदबंध बनेगा। जैसे संज्ञा का पदबंध, विशेषण का पदबंध, क्रिया का पदबंध, तो ये हम सब अलग से पढ़ेंगे जब वाक्य पढ़ेंगे, जब उपवाक्य पढ़ेंगे तो इसको हम सब अलग से पढ़ेंगे। पदबंध का मतलब जब दो पद इकट्ठे या तीन पद, एक से अधिक पद जहां इकट्ठे हो जाए। वाक्य, वाक्य मैंने बताया था कि वाक्य किसे कहते हैं, तो भाषा की पूर्णतम इकाई, भाषा की जो पूर्णतम इकाई होती है उसको क्या कहा जाता है, वाक्य कहा जाता है। भाई आप तो सोचे थे 2 घंटे पढ़ाएंगे तगड़े से। तो अब वाक्य का मतलब होता है भाषा की पूर्णतम इकाई, ये भी मैं वाक्य भी आपको बता चुका हूं। और एक शब्द आता है अन्विति। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि अन्विति किसे कहते हैं, और यह आप सबको बताना है। इसका जवाब हम कल की क्लास में देंगे।
कि अन्विति किसे कहते हैं, और कल की क्लास में क्या पढ़ाया जाएगा वो बता देता हूं। हम सीधे सीधे चलेंगे कि हिंदी की व्युत्पत्ति कैसे होती है। तो यहां पर संस्कृत के दो भेद हुए, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का विस्तार नहीं हो पाया, लौकिक संस्कृत का विस्तार होता है, और इसी से जन्म होता है पाली का, पाली से जन्म होता है प्राकृत का, प्राकृत से जन्म होता है अपभ्रंश का, ठीक है, और अपभ्रंश से जन्म होता है अवहट्ट का, अवहट्ट से ही पुरानी हिंदी इसको कहा जाने लगा, पुरानी हिंदी। और पुरानी हिंदी जब आगे बढ़ती है तो फिर बाद में यही मानक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाती है, मानक भाषा। और मानक भाषा को ही अलग कई नाम दिए गए, टकसाली भाषा, ठीक है, कार्यालयी भाषा, यांत्रिक भाषा, ये सारे नाम मानक भाषा के मिल गए। तो एक तरफ तो हमको ये पढ़ना है, और दूसरा हमको क्या पढ़ना है कि जब हम संस्कृत पे पहुंचेंगे उसके पहले का एक इतिहास हमें पढ़ना होगा। संस्कृत के पहले का जो इतिहास हमें पढ़ना होगा कि विश्व में भाषाएं कितनी हैं और उनका विभाजन किस प्रकार से किया गया है। तो विश्व के भाषाओं को पढ़ेंगे, विश्व में कितनी भाषाएं हैं और विभिन्न भाषाओं का विभाजन हम किस आधार पे करते हैं। तो भाषाओं का विभाजन हम दो आधारों पे करते हैं, किस आधार पर, एक पारिवारिक आधार पर और एक करते हैं आकृत मूलक आधार पर, ठीक है। तो पारिवारिक आधार पर और आकृत मूलक आधार पर भाषाओं के दो भेद किए जाते हैं। पारिवारिक आधार पर कुल कितने भाषा परिवार हैं इसकी चर्चा करेंगे, और किस भाषा परिवार से किस भाषा का जन्म हुआ है। तो यहां पर जब हम भाषा परिवार पढ़ेंगे तो किस भाषा परिवार से हिंदी का जन्म हुआ है, किस भाषा परिवार से संस्कृत का जन्म हुआ, ये देखेंगे। और उस भाषा परिवार पे जब हम पहुंचेंगे तब हमारी बात संस्कृत से चालू होगी। तो इसके पहले विश्व में कितनी भाषाएं हैं, भाषाओं का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, पारिवारिक भाषाओं का वर्गीकरण किस आधार पर करते हैं, कितनी भाषाएं हैं, आकृत मूलक भाषाएं क्या है, उनका वर्गीकरण हम किस प्रकार से करते हैं, ये सब हम करेंगे। और फिर हम संस्कृत पे चलेंगे और फिर हम संस्कृत से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। संस्कृत से जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहां पर इनके विभिन्न भेद देखेंगे। भाषा किसे कहते हैं, बोली किसे कहते हैं, विभाषा किसे कहते हैं, इन तीनों में अंतर क्या है। फिर इसी में हम लोग पढ़ेंगे राजभाषा किसे कहते हैं, मातृभाषा किसे कहते हैं, और इन दोनों में अंतर को समझेंगे। राजभाषा किसे कहते हैं और मातृभाषा किसे कहते हैं, इसके अंतर को भी समझेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। भाषा के अगले चरण में हम यहां देखेंगे कि भाषा कितने प्रकार की होती है, सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा, मौखिक भाषा, यांत्रिक भाषा, भाषाओं को हम कितने भागों में विभाजित करते हैं, यह भी हम देखेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोगों को यहां पर पढ़नी है। तो कल सबसे पहले हम लोग अन्विति आपसे पूछेंगे, और संस्कृत के लिए एक पुस्तक है पाणिनीय शिक्षा, ये बहुत कारगर किताब है
अगर हो सके तो आप लोग ले लीजिएगा, अगर मिल जाए कहीं तो, और नहीं मिले तो मैं तो हूं ही, मैं आपको पढ़ाता रहूंगा। तो आज के लिए इतना ही। इसमें कुछ चीजें आपको अपने से पढ़ के आना है। मूल भाषा किसे कहते हैं, व्यक्ति बोली, उपबोली, स्थानीय बोली किसे कहते हैं, मानक या परिनिश्चित भाषा किसे कहते हैं, भाषा और बोली में अंतर क्या है, ये सब आप पढ़ के आइएगा। और नए बैच में, यूजीसी वाले बैच में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कर लीजिए हमको 96 28 95 92 37 पर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, शुभ रात्रि।